हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक वन शॉट कॉमिक सीरीज लेकर आया हूं। और ये बेसिकली कॉमिक बुक सीरीज जो है द कबाल के बारे में होने वाली है, जो कि डार्क रेन के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की टीम है और सबसे ज़्यादा काम यही करने वाली है। तो इस कॉमिक्स के अंदर बेसिकली हमें ये दिखाया जाने वाला है जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यानी कि जो हमारा डार्क रेन का पहला एपिसोड था वन शॉट, उसमें हमने कबाल की टीम को बनते हुए देखा था। अब हम देखेंगे कि जब कबाल की टीम बन चुकी है तो उसके जो अलग अलग 6 मेंबर्स हैं वो क्या क्या सोचते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न के बारे में और इस टीम के हवाले से। यहाँ पे हमें उन सब के हवाले से अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कोई स्टोरी यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, बल्कि ये वन शॉट का मकसद ये है कि हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में ये जो सारे मेंबर्स हैं इनके क्या मकसद होने वाले हैं और ये किस तरह नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ काम करेंगे। इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा जो आगे चीज़ें होने वाली हैं पूरे के पूरे डार्क रेन के टॉपिक के अंदर। तो वैसे तो ये कॉमिक जो है एक डबल साइज इशू है, क्योंकि ये वन शॉट है तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। लेकिन मैंने सोचा कि 2 पार्ट में दिखाने की बजाय आपको एक ही पार्ट में पूरी कहानी समझा देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप सब घर पे हैं और वीडियोस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसलिए एक लंबी वीडियो बना देते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप सब कुछ समझ सकें। तो इसमें होगा ये कि हम एक एक करके सारे कैरेक्टर की तरफ जाएंगे और उनकी स्टोरी देखेंगे कि किस तरह से वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के बारे में क्या सोचते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आप मेरे चैनल पर एंजॉय कर सकें। सो गाइस, अब बिना बातचीत के इस कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये ठीक उस टाइम की बात है जब नॉर्मन ऑसबॉर्न ने कबाल को फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए बुलाया था। और उस मीटिंग के बाद ही हमने देखा था कि नेमोर और वॉन्डूम वहीं पे बैठे हुए होते हैं और नेमोर पूछता है तो बताओ क्या अब हम अकेले हैं। तो डूम बोलता है कि हाँ हम अकेले हैं। तो नेमोर पूछता है कि ये बताओ अब तुम्हारा इसमें प्लान क्या है, क्योंकि तुम तो इतनी आसानी से किसी को फॉलो करने वालों में से नहीं हो। और ये सारी बात हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो वो बोलता है कि जैसा कि हमेशा होता है इस बार भी सेम वैसा ही होगा। मतलब जब ये सारी चीज़ें बर्बाद होंगी, जब वो इसको संभाल नहीं पाएगा, जब इसके हाथों से सारी चीज़ें निकलना शुरू होंगी, तो तब हम अपनी चालें चलना शुरू करेंगे और तब जो कुछ भी बचेगा उसमें से समंदर तुम्हारा और लैंड मेरी रहेगी। तो नेमोर बोलता है अगर उसने ये नहीं किया, मतलब अगर वो सब चीज़ें तरीके से चलाता रहा, उसने हम सबको अंडर कंट्रोल रखा, तो फिर तुम क्या करोगे। तो डूम बोलता है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, वो ज़रूर एक ना एक दिन इम्प्लोड होगा ही। तो नेमोर से दोबारा पूछता है कि मेरी बात फिर भी गौर से सुनो, अगर वो नहीं हुआ इम्प्लोड तो तुम क्या उसको ऐसे ही फॉलो करते रहोगे, उसकी हर बात मानते रहोगे। लेकिन डूम वहाँ पे खामोशी से उसकी तरफ देख रहा होता है। अब हम यहाँ से जो है सीधा 1 साल बाद शिफ्ट हो रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये एक जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है दरअसल सच में हो नहीं रही है, बल्कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये जो है फ्यूचर प्रेडिक्शन आपको एक रियलिटी दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे वॉन्डूम इस वक्त क्या सोच के बैठा हुआ है कि वो क्या करेगा 1 साल बाद। और हम 1 साल बाद शिफ्ट होते हैं जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न इस वक्त डार्क रेन के अंदर मौजूद है। सारा का सारा कंट्रोल अभी भी उसी के पास है और हर चीज़ के ऊपर उसी का हुक्म चल रहा है। और वो यहाँ पे बैठा हुआ आज बेसिकली वॉन्डूम वगैरह से मिलने के लिए इस मीटिंग में आया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न आज थोड़ा गुस्से में और बोलता है कि तो चीज़ें उस तरह से नहीं जा रही हैं जिस तरह से हमने प्लान किया था। पावर, वेल्थ, रेवेंज, मैंने हर वो चीज़ तुम लोग को दिलाई है जिसका मैंने तुम लोगों से वादा करा था। क्या ऐसा नहीं किया मैंने, जो मैंने तुम लोगों को जिस चीज़ के लिए वादा किया तुम्हें ना मिली हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ मीटिंग पे बुलाता हूँ और सिर्फ तुम दोनों आते हो तो मुझे इस बात से दुख तो ज़रूर होता है, क्योंकि कम से कम मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए था और सिर्फ तुम 2 ही आए हो। यहाँ पे डीमन अभी तक नहीं आया, वो गॉडेस और वो विच वो लोग अभी तक नहीं आए। चलो खैर, लेकिन तुम लोग तो आए, मुझे अच्छा लगा, उनसे मैं बाद में निपट लूँगा। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि 1 साल के बाद जो है कबाल की टीम के सिर्फ 2 मेंबर हैं जो ऑसबॉर्न से मिलने के लिए आए हैं, और बाकी के 3 मेंबर यानी एमा फ्रॉस्ट, लोकी और द हुड जो हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो डॉक्टर डूम बोलते हैं मेरे ख्याल से वो लोग जो हैं तुम्हारी इस कंपनी से बोर हो चुके हैं ऑसबॉर्न, इसलिए वो तुम्हारा साथ नहीं देना चाहते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न अपनी डार्क एवेंजर्स की टीम के साथ खड़ा होता है, जिसमें सेंट्री, डार्क वुल्वरीन, स्पाइडरमैन, हॉकाई और मिस मार्वल हैं। और वो बोलता है कि ये तुम्हारा सेंटीमेंट मैं भी शेयर करता हूँ विक्टर, और इसी सारी बातों को नज़र में रखते हुए मैंने अपने इस छोटे से क्लब के अंदर कुछ चेंजेस करने का फैसला किया है। हमारी जो पावर स्ट्रक्चर जिस तरह से चल रही थी, अब उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी, थोड़े बहुत बदलाव आएंगे। तो वहीं पे हॉकाई आता और बोलता है कि डूम, ये तुम रेड कलर का कपड़ा किसका पहने हुए हो। तो डूम बोलता है कि ये मुझे तोहफे में द हुड ने दिया था।
और यहाँ से हम एक फ्लैशबैक में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हमें ये दिखाया जा रहा होता है बेसिकली कि विक्टर वॉन डूम ने जो है द हुड से एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला करा है और द हुड को जान से मार दिया है, इसीलिए वो यहाँ पे उसका हुड पहन के बैठा हुआ है। और साथ में वहीं पे नॉर्मन ऑसबॉर्न टेबल के ऊपर एक कॉस्मिक क्यूब रखता है और बोलता है कि ये भी एक तोहफा है मुझे जिसने दिया था। वहीं पे नेमोर जो है डूम की तरफ देखता है और बोलता है क्या हम ये अभी इसी वक्त कर रहे हैं? तो डॉक्टर डूम बोलता है कि अब मैं इसके लिए और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तो वहीं पे जो है ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम बहुत अनग्रेटफुल हो, तो अब मेरी टीम से निपटो। और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्री वगैरह सब जो है वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे डूम अपने हाथ में एक कॉस्मिक क्यूब पकड़ा हुआ है जो कि छोटी मोटी चीज़ कहीं से भी नहीं है। इसके जरिए पूरी की पूरी रियलिटीज़ को जो है रीराइट किया जा सकता है। जिसके हाथ में ये हो वो जो चाहे इस दुनिया के अंदर कर सकता है। और हम देखते हैं डूम उस कॉस्मिक क्यूब की मदद से उसकी पूरी की पूरी डार्क एवेंजर्स की टीम को वहाँ से गायब कर देता है और बोलता है कि वो सब जा चुके हैं, वो लोग यूनिवर्स की दूसरी साइड पे जा चुके हैं, अब तुम्हारे और मेरे बीच में अब कोई मौजूद नहीं है। तो वहीं पे ऑसबॉर्न को गुस्सा आता है और वो अपना आर्मर पहनता है और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है तो लगता है वो दिन आ गया जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है तुम दोनों से निपटने के लिए। हाथ किस तरह से गंदे किए जाते हैं मैं अभी तक भूला नहीं हूँ और वो करने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन डूम वहीं पे कॉस्मिक क्यूब को दोबारा इस्तेमाल करता है और वहाँ पे ऑसबॉर्न का पूरा आर्मर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और ऑसबॉर्न वहाँ पे गिर जाता है और वो बोलता है कि नेमोर मुझसे पीछे हट जाओ, मैंने तुम्हें तुम्हारा किंगडम वापसी दिलाया है, क्या तुम इतने अनग्रेटफुल हो? तो नेमोर बोलता है उसकी तरफ ट्राइडेंट मारते हुए कि हाँ बिल्कुल नॉर्मन, तुमने मुझे वो दिलवाया है, तुमने मेरा किंगडम मुझे वापसी दिलवाया है, लेकिन मेरी अलायंस वो डूम के साथ है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से वो लोग नॉर्मन ऑसबॉर्न का काम तमाम कर देते हैं। और नेमोर पीछे पलटता और बोलता है कि तुम डीमन का क्लॉक पहने हुए हो, यानी कि हुड का क्लॉक, इसका मतलब तुम हुड से निमट चुके हो। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं निमट चुका हूँ। और बोलता है कि उन दो औरतों का क्या हुआ, यानी एमा फ्रॉस्ट और लोकी, वो कहाँ हैं? तो डूम बोलता है कि उनको जहाँ होना चाहिए वो वहीं पे हैं। और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे डूम ने दोनों लड़कियों को, लोकी और एमा फ्रॉस्ट को, अपने थ्रोन से बांध दिया होता है और आप देख रहे हैं कि डूम ने इनकी क्या हालत करी है। तो वहीं पे जो है वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और नेमोर बोलता है कि तुम मुझे डॉक्टर इग्नोर क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? तो बोलता है कि मुझे माफ करना नेमोर, लेकिन इस मीटिंग के अंदर मेरी थॉट्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पे घूम रही हैं। तो नेमोर बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में श्योर हूँ और कभी कभार जो तुम्हारे ग्रेट सपने हैं मैं सोचता हूँ विक्टर कि उसमें तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो मेरे बारे में और क्या नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि नेमोर वहाँ से विक्टर को छोड़ के चले जाता है और डूम यहाँ पे खड़ा हुआ सोच रहा था कि उसको किस तरह से अगली बार नेमोर का काम तमाम करना है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि डूम एक ऐसा आदमी है जो किसी के साथ काम करने के लिए कभी तैयार नहीं होता है। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, वो समझता है उससे बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन डूम उसका साथ एक वक्त तक देता है, उसके बाद वो सबसे गद्दारी कर ही देता है। और इसी तरह डूम वहाँ पे बोलता है कि सिर्फ डूम के अलावा और कोई नहीं। तो ये हमें दिखाया गया है यहाँ पे डॉक्टर डूम का पर्सपेक्टिव कि अगर वो कबाल की टीम में आगे नॉर्मन ऑसबॉर्न की बात सुनता रहा तो वो एक ना एक दिन जाके ऐसा कुछ कर सकता है जिसके आपको पहले से आते हुए अंदाजा हो ही गया था। लेकिन अब अगली तरफ हम चलते हैं यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट की तरफ और एमा फ्रॉस्ट आज हमें ये बताने वाली है कि वो किस तरह सारे अपोकलिप्टिक फायर से बचती आई है। यहाँ पे हम बेसिकली एक पुराने फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे वो बताती है कि आज ट्यूसडे का दिन था, मतलब वही बोरिंग ट्यूसडे, और मैं अपने यहाँ पे जो टेलीपैथिक पीरियड ले रही थी अपने बच्चों का, जहाँ पे मैं अपने म्यूटेंट्स बच्चों को पढ़ा रही थी। लेकिन उसी दौरान मेरी एक अजीबो गरीब दिखने वाली लड़की थी, उसने मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी मैंने जब खिड़की के बाहर देखा तो क्लास के बाहर उस आइलैंड ऑफ जिनोशा के ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ। और वो धमाका कोई छोटा मोटा नहीं था, वो एक जिनोसाइडिक अटैक था जिसको एक औरत ने करवाया था और उसकी वजह से 16 मिलियन म्यूटेंट्स मारे गए थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्टोरी है ये सारे हमारे इवेंट से पहले हुई थी। जब हाउस ऑफ एम का इवेंट नहीं हुआ था, एवेंजर्स डिसेंबल का इवेंट नहीं हुआ था, तो उससे पहले जिनोशा नाम का एक आइलैंड हुआ करता था जहाँ म्यूटेंट्स रहते थे। लेकिन चार्ल्स ज़ेवियर की एक दुश्मन जो थी उसने जो है जिनोशा के आइलैंड के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का न्यूक्लियर अटैक करा था जिससे 16 मिलियन म्यूटेंट्स मारे गए थे। तो एमा फ्रॉस्ट उस वक्त वहीं मौजूद थी और बताती है कि इस अटैक के अंदर तकरीबन 7 मेरे स्टूडेंट्स वो मारे गए थे। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ मैंने उनकी जानें गंवाई थी, मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। और इस तरह यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट अपना पुराना पास्ट वगैरह सुना रही होती है और बताती है कि मेरी एक बहन अड्रीन हुआ करती थी जो कि हमारे पुराने फैमिली बिजनेस वगैरह चल रहा करता था और मेरी उससे काफ़ी टाइम तक दुश्मनी थी। उसने भी इस एकेडमी के ऊपर बहुत बार अटैक किया मुझसे बदला लेने के लिए। उसने एक लड़के को भी मार दिया था एक एक्सप्लोजन के अंदर ताकि वो मुझसे बदला ले सके। लेकिन हर कोई जो चाहे उसको वो मिल नहीं जाता है और इस तरह मैंने उसको भी मौत तक पहुंचा ही दिया। और वो ये भी बताती है किस तरह से मैंने जो है हेल फायर क्लब के अंदर रहना और वहाँ से बाहर निकलना एक्समैन तक की जर्नी को भी सर्वाइव किया है। तो ये सारी वो पुरानी अपनी बातें बता रही है कि किस तरह पहले वो हेल फायर क्लब के अंदर हुआ करती थी, वहाँ पे उसका लोग इस्तेमाल गलत किया करते थे उसकी पावर्स का। लेकिन जब उसको अकल ठिकाने आई तो वो वहाँ से जो है निकल के सीधा एक्समैन के पास पहुंची और वहाँ से भी उसने बहुत कुछ सर्वाइव किया है। और उसके बाद बता दी फिर हम सीधा चलते हैं अपनी जीन ग्रे वाली कहानी पे। मतलब ये एक ऐसी कहानी जिसके बारे में तो सबको पता ही होगा और ये वो दिन था जब मैं सबसे ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि आज लिटरली जो था फीनिक्स ने मुझे मार दिया था। हाँ, मुझे फीनिक्स ने मारा था, जीन ने नहीं, क्योंकि वो दोनों एक अलग अलग एंटिटी थी। जीन जब फीनिक्स के साथ मिलकर डार्क फीनिक्स बनी थी तो वो टोटली डिफरेंट थी। फीनिक्स ने मुझे इसीलिए मारा क्योंकि मैंने फीनिक्स को जो है बिल्कुल पागल कर दिया था, उसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करी थी, इसलिए उसने मेरा नाम और निशान मिटा दिया। मेरी सारी मेमोरीज वो जा चुकी थी, मेरा माइंड टोटली शैटर हो चुका था।
लेकिन मैं भी जो हूँ इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। मैंने अपने आप को रिलैक्स के लिए छोड़ दिया। काफ़ी महीने गुजर गए। मैंने अपने पूरे के पूरे ब्रेन को न्यूरॉन बाय न्यूरॉन बिल्ड किया। इसके जरिए जो मेरी पुरानी मेमोरीज मिटाई गई थी मेरे दिमाग से, वो भी वापसी आती रही। और ये बेसिकली उन्हीं मेमोरीज की बात कर रही है जो हमने पिछले वन शॉट के अंदर देखा था, जिसमें एमा फ्रॉस्ट और नेमोर जो है हेलफायर क्लब से मुकाबला करते हैं। और इस तरह बताती है एमा कि अब वो बात कहीं की भी हो, कभी भी की हो, मैं अपने बचपन से जो इस तरह के इवेंट से बचते हुए आ रही हूँ। मेरे अंदर एक कमाल की खूबी है कि मैं हर चीज़ को सर्वाइव कर जाती हूँ, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानती हूँ। चाहे वो आग ही क्यों ना मुझे ख़त्म करने के लिए आए या फ्लेम्स ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल क्यों ना हो, चाहे जहन्नुम के किसी भी कोने से आग क्यों ना आ रही हो, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त कर लेती हूँ। और अब देखो ये सब करते कराते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अब वो बेसिकली बताती है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की मीटिंग में वो किस तरह से यहाँ पे आई है, और इसी तरह मैं सर्वाइव करते आई हूँ टाइम एंड टाइम अगेन। यही मेरा सीक्रेट है कि मैं सर्वाइव करने में सबसे ज़्यादा मास्टर हूँ। मैंने इतने टाइम से देखते हुए आ रही हूँ कि जिस किसी के पास भी पावर आती है वो अपने से कम वालों को कुचलने के लिए निकल जाता है। मैं भी इन लोगों के जरिए बहुत बार कुचल चुकी हूँ, लेकिन देखो मैं फिर भी सर्वाइव कर रही हूँ। तो तुम मुझसे पूछते हो एपोकलिप्टिक फायर को मैंने किस तरह से सर्वाइव किया, तो सिंपली मैं इन फ्लेम्स को फील करने से रिफ्यूज़ कर देती हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट ने हमें यहाँ पे बताया कि किस तरह से वो सारे इस मामले को भी संभालने वाली है। मतलब वो अभी भी जो है अपना फोकस नहीं हटाएगी, नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ जो चल रहा है उसको चलने देगी, ताकि वो ये सब चीज़ें सर्वाइव कर सके। क्योंकि वो जानती है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे कुछ दिन का मेहमान है, अभी उसके पास पावर है तो वो उछल रहा है। तो इसमें बेहतरी यही है कि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न का साथ दे, ना कि उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। इसमें इसका ही फायदा है। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं हेल किचन्स न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं द हुड की स्टोरी। और यहाँ पे वो अपने पूरे के पूरे क्राइम सिंडिकेट के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ होता है और उसके सामने किसी की लाश होती है। एक ना एक दिन ये सूरज जो है हमारी पूरी की पूरी अर्थ को कंज्यूम कर लेगा। लेकिन जब मैं बच्चा हुआ करता था तो इसके बारे में बहुत सोचता था, और मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया कभी भी। क्योंकि अगर हर चीज़ को एक ना एक दिन ख़त्म होना है तो इस रियलिटी का मकसद क्या है, इस दुनिया में हम जो भी करें उसका मकसद क्या है जब इसको ख़त्म ही होना है। और ये बात जो है हमारी लाइफ के मतलब को इनसिग्निफिकेंट बना देती है। इसके ज़रिए हमारी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। लेकिन देखो आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ पे आज जो है गम मना रहे हैं, जिसमें से हमने अपने एक आदमी को आज खो दिया है। और आज हमें पता चल रहा है कि लाइफ की जो है कितनी ज़्यादा कीमत होती है, चाहे वो एक इंसान की लाइफ ही क्यों ना हो। और वहीं पे द हुड बोलता है कि पूरी ज़िंदगी जब हमारे पास लाइफ होती है तो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, हमें उसकी कदर नहीं होती है। लेकिन दरअसल ये लाइफ बहुत कीमती चीज़ है। सिर्फ एक पल लगता है इस लाइफ को खोने के अंदर, और जब तुम वो खो देते हो तो तब तुम्हें उसकी असली कीमत पता चलती है कि वो क्या थी, और तुम उसको फिर कभी हासिल नहीं कर पाते हो। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं द हुड के घर के अंदर, और यहाँ पे उसकी वाइफ और उसका बच्चा होता है जिसको वो खाना खिला रहा होता है। और वहाँ पे जो इनके घर में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही होती है, तो बोलती है कि पार्कर ये रात के 3 बजे कौन जो है अपने घर के सीमेंट वगैरह बना रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है और बच्चे को अपने खाना खिला रहा होता है। तो बोलता है कि यहाँ पे जो है लोग प्लान कर रहे हैं कि रात के टाइम काम करवाया जाए ताकि दिन के टाइम जो ट्रैफिक है वो कम से कम रह सके। तो वहीं पे बोलती है अच्छा अगर ऐसी बात है कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तुम पूरा दिन पूरी रात गायब रहते हो ये कंस्ट्रक्शन के बहाने, लेकिन आज तक तुम्हें मैंने किसी टूल के साथ नहीं देखा, तो ये क्या बात हुई। तो बोलता है कि ठीक है, तुम अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो खुद जाओ बाहर जाके और पैसे कमा लो, मैं पैसे कमा के ला रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना बहुत होना चाहिए, सवाल जवाब मेरे सामने मत किया करो। और यहीं पर हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच जो है फजूल की बहस हो रही होती है बच्चे को लेके कि तुम उसको संभाला करो। वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं संभालूंगी, वो बोलता है कि मैं कमा रहा हूँ ये बहुत है, और वो वहाँ से गुस्से में जो है पार्कर रॉबिन्स बाहर चले जाता है। और द हुड यहाँ पे अपने लोगों से बात कर रहा होता है साथ में, और वो फ्लैशबैक भी चल रहा होता है और बोलता है कि हमें उस चीज़ का स्टॉक कर लेना चाहिए जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें जब हमारे पास से चले जाती हैं तभी हमें उसकी कमी सबसे ज़्यादा महसूस होती है। और आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और तुम सबकी तरफ देख रहा हूँ तो सच में मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो कुछ भी हमने एक साथ अकम्प्लिश किया है वो सच में बहुत कुछ है। और हमारी ये यूनियन इस तरह से कायम रहनी चाहिए, तो हम इस तरह चीज़ें आगे जाके और ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि हम में से शायद कोई एक हो जो हमारे इस ट्रस्ट को अब्यूज़ करने की कोशिश करे और अपने पर्सनल एजेंडाज को फुलफिल करने में निकल जाए, और हो सकता है कि वही ट्रेटर जो है और उसी ने हो सकता है कि हमारे इस भाई का कत्ल किया हो। तो वहीं पे विटनी फ्रॉस्ट से आगे बोलती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुमसे गद्दारी करने की हिम्मत कौन करेगा, तुम जो द हुड हो, तुम हमारे किंग पिन हो, तुमसे कोई गद्दारी नहीं कर सकता है। तो बोलता है कि तुम इस बारे में चिंता नहीं करो, जो कोई भी है जिसने भी ये हमारे भाई के साथ आज करा है मैं उसको जल्द से जल्द ढूंढ ही लूँगा और उसको उसकी कीमत फिर चुकानी ही पड़ेगी। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं उस फ्लैशबैक में जहाँ हम देखते हैं कि पार्कर रॉबिन आके एक गाड़ी में बैठता है, और वो बेसिकली यहाँ से रात में अपने काम पे यानी द हुड वाले काम पे जाया करता है छुप छुपा के अपने घर वालों से। और उसका ड्राइवर बोलता है कि आप बहुत जल्दी आ गए बॉस, क्या सर घर में सब कुछ ठीक तो है। तो द हुड बोलता है कि सैम तुम वाकई में एक अच्छे इंसान हो, तुम मेरी फैमिली के लिए एक अच्छे एसेट हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बात याद दिला देना चाहता हूँ कि इसके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और ना ही तुम्हारा कभी मुंह खोलना चाहिए कि तुम मुझे कहाँ लेके जाते हो और कहाँ से लेने के लिए आते हो। तो वो बोलता है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताने वाला हूँ। और यहीं से द हुड हम देखते उनसे बात कर रहा था और बोलता है अगर हमारे पास फैमिली ना हो तो हम उसके बिना क्या हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब हमारा कोई मकसद ही नहीं है। फैमिली हमें एक मकसद देता है, हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, हमें कुछ करने के लिए हमारे गोल्स जो हैं वो सेट करते हैं,
इसीलिए हमने जो है अपने पुराने कामों के तरीकों को छोड़ दिया जिस तरह से पहले किया करते थे। हम एक फैमिली के अंदर बदल चुके हैं और इसीलिए हम लोग जो है एक साथ इवॉल्व करेंगे और एक साथ कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ते रहेंगे। सारे रूल्स अपनी जगह है, लेकिन एक सबसे बड़ा रूल जो मेरी नज़र में है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी ज़रूरत की चीज़ क्यों ना हो तुम्हारे सामने, लेकिन सबसे पहले बात होती है तो फैमिली की बात होती है। अगर फैमिली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी नज़र में सबसे पहले फैमिली, उसके बाद कुछ और है। तो वहीं पे राहुल अपना हुड निकालते हुए पहनते हुए बोलता है कि चलो सैम, अब मुझे वापसी बार की तरफ लेके चलो। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक उसकी वाइफ जो उस गाड़ी में जाती है और उसको ये बात नहीं पता होती है और वो काफ़ी गुस्से में उसके दरवाजे पे आके बोलती है कि यू सन ऑफ अ, तुम गाड़ी के अंदर क्या कर रहे हो, वहाँ से बाहर निकलो। तो ये है वो तुम्हारा काम जिसके लिए तुम जाते हो और यहाँ से तुम पैसे कमा के लाते हो। ये सब चल क्या रहा है आखिरकार। लेकिन पार्कर गाड़ी से उतरता है, बोलता है कि डैम इट सारा, तुम यहाँ पे आखिरकार कर क्या रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे पीछे कभी नहीं आया करो उस तरह से। अब तुम्हें आखिरकार मुझसे क्या चाहिए? तो वो बोलती है कि मुझे तुमसे सिर्फ सच जानना है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, कोई झूठ नहीं। मैं और शेडोज के दरमियान नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुम्हारा ट्रस्ट चाहिए, तो प्लीज मुझसे सच कहो। तो वहीं पे पार्कर गाड़ी के अंदर बैठते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे सच सुनना है तो मेरी बात जरा कान खोल के सुनो। अगर आज के बाद तुमने मुझसे और मेरे काम के बारे में कुछ भी पूछा तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा। और वहीं पे दूसरी तरफ द हुड जो है एक तरफ अपनी फैमिली के साथ बदतमीजी कर रहा है, उनको डिसाइड कर रहा है, और दूसरी तरफ वो फैमिली के ऊपर लेक्चर भी दे रहा है और बोलता है कि ये जो फैमिली का बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है और अगर हमें उस बॉन्ड को मेंटेन करके रखना है तो हमें जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ हर एक बात शेयर करनी चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप का जो बुनियादी पॉइंट होता है वो ट्रस्ट होता है। अगर फैमिली का कोई एक आदमी मरता है तो उसका मतलब ये है कि वो पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई है। अगर हमारी फैमिली का कोई मेंबर जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारे जिस्म का कोई एक पार्ट जो है वो हमने खो दिया है। एक बार तुम फैमिली के अंदर घुस जाओ, जब तुम भाई बहन मदर या फादर बन जाते हो किसी की, तो वो तुम्हारा खून बन जाते हैं, वो तुम्हारी जिंदगी बन जाते हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं दाऊद वापसी गाड़ी में बैठता है और वो उसका ड्राइवर सैम पूछता है, अच्छा तो ये है तुम्हारी लेडी, ये है तुम्हारे बच्चे, तो इतना ज्यादा गुस्सा किस बात पे है ये? तो वहाँ पे सैम बोलता है कि वेल, मुझे देख के काफी हैरानी हो रही, मतलब मैं इतने महीनों से तुम्हें आगे ले जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम जैसे इंसान की भी एक फैमिली है। और वो बोलता है कि वो वैसे काफी अच्छी है, मतलब वो तुम्हारा काफी ज्यादा ध्यान रखती है। क्या वो बच्चा तुम्हारा था जो उसके पास था? तो दाऊद बोलता है कि हाँ, वो मेरी बेटी है। तो बोलता है कि अरे वाह क्या बात है, मेरे भी 3 बच्चे हैं। लेकिन दाऊद उसके पास आता है और बोलता है कि सैम, मुझे जो है रिवर की तरफ लेके चलो, हम अब बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं, मुझे वहाँ पे जाके कुछ सोचना है। और इस तरह हम देखते हैं कि सैम उसको जो है एक रिवर के किनारे लाता है और वहाँ पे सोचने के लिए बैठता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ कुछ ड्रिंक करना पसंद करोगे? तो सैम बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि कभी आप मुझसे पूछेंगे। और इस तरह वो वहाँ पे दोनों आपस में बैठ के जो है कुछ बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और वो फैमिली के हवाले से बेसिकली हम देखते हैं कि दाऊद जो है उसको वहाँ पे एक लेक्चर दे रहा होता है और बोलता है कि मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, चाहे कुछ भी हो। ये सारी चीज़ें जो है एक तरफ हो जाती है जब फैमिली की बात आती है, और मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। तो सैम बोलता है कि वाकई में तुम अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए मतलब लिटरली कुछ भी कर सकते हो। तो वहीं पे दाऊद अपनी आंखें चमकाते हुए उसको गौर से देख रहा होता है और अगले पल जब सैम अपनी ड्रिंक ले रहा होता है तो दाऊद अपने हुड के अंदर से एक गन निकालता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे सैम को मार देता है। और ज़रा सा ये जो आज फ्यूनरल में आए हुए हैं वो किसी और की फ्यूनरल नहीं बल्कि उनके ड्राइवर सैम की ही फ्यूनरल है। और वो यहाँ पे बात इन लोगों से ऐसे कर रहा है जिस तरह की किसी ने गद्दारी करके इसको मारा हो, जबकि उसके मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद द हुड ही है। और वहाँ पे द हुड बोलता है अगर बात की जाए सेक्रीफाइसेस की तो लाइफ के आगे सेक्रीफाइस की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो। लाइफ सबसे बड़ी चीज़ है और उसके लिए हर किसी का सेक्रीफाइस किया जा सकता है। कि सैम हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसको कोल्ड ब्लडेड मार दिया गया, मतलब उसका कोई गुनाह नहीं था, उसके पास कोई वेपन नहीं था, उसको पीछे से आके शूट किया गया। वो जो कोई भी बुज़दिल है जिसने उसके साथ ये करा है, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। और वो हमें पता है कि वो बुज़दिल खुद दाऊद है। और दाऊद इस तरह से बोलता है कि सैम जो था वो ये मौत डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता था। हो सकता है कि उसने किसी का कोई गलत सीक्रेट जान लिया हो या फिर उसने किसी गलत इंसान के ऊपर अपना ट्रस्ट लगा दिया हो। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि हम सबको नहीं करनी चाहिए। हम सबको भी इस बारे में केयरफुल रहना चाहिए कि हम भी कोई ऐसा काम ना करें, हम किसी का गलत सीक्रेट ना जान लें, हम किसी गलत इंसान के ऊपर अपना ट्रस्ट ना करें। और मैं तुम लोगों से भी यही कहूँगा कि तुम लोग भी केयरफुल रहो और इस गलती को रिपीट मत करना। और इस तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसकी फ्यूनरल पे खड़ा हुआ होता है। तो यहाँ से हमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है पर्सपेक्टिव दिखाया गया द हुड के बारे में। मतलब द हुड को अलग अलग सीरीज़ के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा देखा है, लेकिन द हुड को पर्सनली हमने कभी आज तक नहीं जाना। तो इस कॉमिक को दिखाने का मकसद ये था कि ताकि हम द हुड के कैरेक्टर को थोड़ा और करीब से जान पाएँ कि वो किस तरह सोचता है, वो किस तरह काम करता है। तो आपने देखा कि द हुड ने अपने बीवी बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि सैम को उसका राज पता चल चुका था, तो उसने उसको जान से मार दिया। और ये यहाँ पे खड़ा होकर लेक्चर इन लोगों को ऐसे दे रहा है जैसे फैमिली सबसे बढ़कर है और इसके साथी को किसी ने और ने मारा है। तो ये चीज़ का आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द हुड
सच में जो है प्योरली एक ईविल है। मतलब उससे ज़बरदस्त विलन मैंने नहीं देखा। एक तो वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरा उसने जो ये गैंग बनाया ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इससे पहले हमने बहुत सारे सुपर विलन्स के गैंग देखे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ज़बरदस्त जिसमें इतना ज़्यादा रूल रेगुलेशन से वो लोग सब काम कर रहे हो मैंने नहीं देखा। तो इसलिए द हुड के कैरेक्टर का मैं काफ़ी फैन होकर रह गया हूँ और इसी की स्टोरी को हम आगे जो है डार्क रेन के अंदर फॉलो करेंगे ही। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि हमारा सेकंड लास्ट कैरेक्टर है नेमोर। और यहाँ से आज हम अटलांटिस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे नेमोर एक सेशन में बैठा हुआ है। मतलब आपको पता है कि नेमोर जो है समंदर का राजा है, वहाँ के अंदर जो भी मैटर होते हैं अटलांटिस वगैरह के वो सब नेमोर खुद से सुनता है और बोलता है कि अब उस कोर्ट को शुरू किया जाता है, लेकिन मैं तुम लोग को वार्न कर दूं कि मेरा वक्त कीमती है और तुम लोग मेरे पेशेंस के साथ खेल रहे हो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि सामने दो पार्टीज खड़ी होती है जिनकी सुनवाई के लिए नेमोर आज यहाँ पे आया है। और वो बोलता है कि मुझे सीधा सीधा बताना शुरू करो कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, ऐसा कौन सा मामला आ गया जो तुम लोग खुद से हैंडल नहीं कर सकते हो। तो वहीं पे वो औरत बोलना शुरू करती है क्योंकि ये मामला ज़रूरी है, लेकिन नेमोर उसकी बात काटता है और बोलता है कि नहीं, तुम ज़रा खामोश हो जाओ, मुझे पहले उससे सुनने दो। और हम देखते हैं कि वो जो आदमी वहाँ पे होता है वो पहले उसकी बात सुनता है और वो आदमी बोलता है कि माय लॉर्ड, वैसे तो देखा जाए तो ये मामला बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये मैटर एक कस्टडी का है जो हमारे बेटे से रिलेटेड है और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आपको इसके लिए डिस्टर्ब किया गया इतनी छोटी सी चीज़ के लिए। तो वो आदमी बताता है कि ये कुछ टाइम पहले की बात है, जब मेरी और मेरी बीवी की शादी टूट गई तो हमारा एक बच्चा हुआ करता था और उस बच्चे का नाम क्रोस्टा था और उसको जो है कोर्ट ने सारी की सारी कस्टडी दे दी थी। और मुझे इस बात का हमेशा गम रहेगा क्योंकि वो बेटा मेरा भी है, लेकिन वो मुझसे छीन लिया गया। लेकिन मैं उस बात को लेकर ठीक रहा। लेकिन अब मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात पे है जिसके लिए मैंने केस दोबारा खुलवाया, वो ये है कि अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, वो कोई बच्चा नहीं है, वो एक इमोरल नेचर के खिलाफ जा रहा है। मतलब इस वक्त अटलांटियन मिलिट्री को जो है बहुत ज़्यादा यंग लड़कों की ज़रूरत है और मेरा बेटा एक जवान लड़का है जो कि ज़बरदस्त किस्म का वॉरियर बन सकता है, लेकिन मेरी बीवी उसको ये करने नहीं दे रही है। मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि मुझे ये सुनवाई आज आपके सामने लानी ही पड़ी। तो नेमोर बोलता है कि ये मेलो ड्रामा करने की मेरे सामने ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे पॉइंट पे आओ और जल्दी करो, वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली अटलांटिस को जो है मुकम्मल तौर पे बर्बाद कर दिया गया था और आपके ऑर्डर के मुताबिक हमारे जो लोग थे वो ह्यूमन सोसाइटी में घुस के स्लीपर एजेंट्स का काम कर रहे थे ताकि सी और अर्थ दोनों के ऊपर हम नज़र रख सकें, ताकि हमारे खिलाफ कोई और ख़तरा हो तो हम उस पर पहले आपको बता सकें और इसके खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो वो आपसे गद्दारी करार होगी। और मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा बच्चा अब कोई बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है और उसकी मदर उसको अभी भी बच्चा बना के रखना चाहती है। वो उसको मिलिट्री ज्वाइन नहीं करने दे रही है जबकि उसकी ज़रूरत है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसकी कस्टडी मुझे सौंप दें। तो वहीं पे नेमोर बोलता है कि तुम्हारी बात तो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लग रही है मुझे, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आज का जो कोर्ट है वो तुमने नहीं, तुम्हारी बीवी ने यहाँ पे बुलवाया है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या तुम्हारी बीवी इतनी ज़्यादा चालाक है कि उसने सोचा कि मैं ही पहले जाके ये मीटिंग कर लूँ ताकि कोई मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम ना लगा सके? तो मुझे तुम बताओगी कि तुम अब क्या कहना चाहती हो? तो वहीं पे वो औरत बोलना शुरू करती है कि माय लॉर्ड, मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी, वो मेरा बेटा है। लेकिन हम जब उस बेटे की तरफ देखते हैं जो यहाँ पे आया हुआ होता है तो वो बाकी के लोगों से कुछ ज़्यादा अलग दिख रहा होता है, मतलब उसके पास कुछ अलग किस्म की पावर्स हैं और वो बोलता है कि अगर मुझे कोई बंदर भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि मैं तुम लोगों से डिफरेंट हूँ, मेरे अंदर कुछ अलग है। तो नेमोर की तरफ वो देखता है और बोलता है कि हाँ, वो तो देख के मुझे लग ही रहा है। और वो बोलता है कि हाँ, आपको लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको और बताना चाहूँगा। लेकिन नेमोर बोलता है कि तुम्हें अभी किसी ने बात करने के लिए नहीं कहा है, मैं तुम्हारी माँ से बात कर रहा हूँ। तो वही पे नेमोर बोलता है कि तुम्हारे बेटे को देख के तो लग रहा है कि वो किस तरह से मेरे खिलाफ जा सकता है, मतलब अभी भी वो मुझसे बहस कर रहा है यहाँ खड़े होकर, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो हमारी मिलिट्री के खिलाफ है या हमसे गद्दारी कर रहा है। लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि वो हमारी मिलिट्री क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता, इसमें ऐसा क्या है? तो बोलता है कि क्योंकि मेरा बेटा जो है उसका अपीयरेंस वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। और वो यहाँ पे बताती है किस तरह से कुछ टाइम पहले जो है उसका बेटा शीशे में बैठा हुआ था और अचानक उसका अपीयरेंस चेंज होना शुरू हो गया, जिसको देख के उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया, उसने एक शॉक वेव पैदा करी। और वो शॉक वेव कोई हल्की फुल्की नहीं थी, जिस तरह ब्लैक बोल्ट की आवाज़ से शॉक वेव पैदा होती है, इस तरह इसके पास अलग किस्म की पावर आ गई जिससे शॉक वेव पैदा कर सकता है। और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला रहा था। तो वो लड़का बोलता है कि मैं इस सब को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसकी माँ बोलती है कि हाँ, वो उसको कंट्रोल कर सकता है मोस्टली, और इसीलिए मैं जो हूँ आप सबसे दूर चले गई ताकि जब तक इसको कंट्रोल करना ना सीख ले उसकी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुँच सके। इसलिए मैं जो हूँ ह्यूमंस के बीच रहने का ना फैसला करा। अगर ये ह्यूमंस के बीच रहेगा तो वहाँ पे कुछ बर्बादी हो सकती है, इसके बारे में लोगों को पता चल सकता है और हमारी मिलिट्री जो है इस तरह और ज़्यादा खतरे में पड़ सकती है जब उनको पता चलेगा कि एक अटलांटियन इंसानों के बीच रह रहा है। इसलिए मैंने ये सब करने से मना करा। तो वहीं पर उसका फादर बोलता है कि नहीं, मेरे हिसाब से गलत है, हम इसकी शक्तियों को जो है इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, हम इसको ट्रेन करेंगे, हम इसको एक वॉरियर बनाएंगे, इस तरह हम दबा के नहीं रख सकते हैं उसको। तो वो बोलती कि तुम इसको ट्रेन करना चाहते हो एक किलर के अंदर, एक मॉन्स्टर के अंदर, जैसे तुम खुद हो, ये मेरा लड़का और ये मेरी मर्जी के हिसाब से ही चलेगा और ये पहले बहुत कुछ खो चुका है, ये बहुत अलग दिखता है लोगों से और यही बात इसको सबसे ज़्यादा चुभती है, तो क्या तुम मुझसे अब और सब कुछ भी लेना चाहते हो? तो वहीं पर नेमोर बोलता है
कि वैसे मुझे इस बात पे बिलीव है कि जब भी इस तरह के केसेस मेरे सामने आते हैं तो बच्चे को मैं बीच में से 2 टुकड़े करके आधा तुम्हें और आधा उसको दे देता हूँ और फिर तुम लोग का रिएक्शन वो मेरे सामने होता है। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे तुम दोनों को तोड़ के जो है इस बच्चे के हवाले कर देना चाहिए। एक तरफ तुम्हारी बात करें और एक तरफ अगर तुम्हारी बात करें तो मैं पहले माँ से बात करना चाहूँगा। मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि चाहे उसके पास कितनी भी शक्तियाँ क्यों ना हो, तुम उससे कितना भी डर क्यों ना लगता हो, तुम उसको अपने साथ अकेले लेके रह रही हो, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है और तुमने इसके बारे में हमें नहीं बताया और अभी तक ये अपनी पावर्स को फुल्ली कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। तो तुम बहुत किस्मत वाली हो कि मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारी बात सुन, तुम्हें सीधा उठा के जेल वेल में नहीं डाल रहा हूँ। और दूसरी तरफ अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा फैंटासिज्म से सोच रहे हो। ये एक एटलांटियन का बच्चा है, कोई जानवर का बच्चा नहीं है जिसको तुम ट्रेन करोगे और इस्तेमाल करने की सोचोगे। ये एक सिटीजन है, ये मेरा सिटीजन है और तुम मेरे सिटीजन को, मेरे किसी बच्चे को इस तरह वॉरियर में नहीं बदल सकते हो जब तक ये बच्चा खुद से ना चाहे और जब तक इसकी उम्र ना हो जाए ये सोचने के लिए। और इसलिए मेरा फैसला ये है कि जब तक ये बड़ा ना हो जाए और अपनी मर्जी से कोई फैसला ना करे तब तक ये बच्चा मेरा रहेगा, ये मेरे साथ ही रहेगा और यही मेरा फैसला है। लेकिन वो बच्चा जो है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तो नेमोर बोलता है कि नेमोर दोबारा बोलना पसंद नहीं करता है, लेकिन वो बच्चा जोर से जो उसकी तरफ चिल्लाता है जिससे वो शॉक वेव पैदा होती है और नेमोर दूर जाके गिरता है। तो नेमोर दोबारा उठ के खड़ा होता है और बोलता है कि बहुत पावरफुल, लेकिन अभी भी तुम सिर्फ एक बच्चे हो। और वो वहीं पे आके उस बच्चे को पकड़ता और बोलता है इसके जरिए तो तुम्हारे इस एक्शन ने तुम्हारे माँ और बाप दोनों की बात को बिल्कुल करेक्ट प्रूव कर दिया है। और वो उसको खूब उठा उठा के पटकता है क्योंकि नेमोर, आपको पता है कि उसके आगे किसी का कोई राज नहीं चल सकता। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और खासकर समंदर के अंदर तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा रेज भरा हुआ है जिसको प्रॉपरली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें जो है सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से इज्जत की जाती है और इसीलिए तुम सैन फ्रांसिस्को जाओगे एक स्कूल के अंदर। और ये स्कूल बेसिकली वही स्कूल है जहाँ पे इस वक्त म्यूटेंट्स रह रहे हैं। मतलब ये बच्चा जो है एटलांटियन के बीच एक म्यूटेंट पैदा हुआ है, इसके अंदर कुछ म्यूटेंट पावर है, इसलिए इन सबसे अलग है। तो नेमोर के मुताबिक उसको जो है वो म्यूटेंट स्कूल यानी चार्ल्स ज़ेवियर के स्कूल में भेजेगा ताकि वो वहाँ पे जाके ट्रेन हो सके। और बोलता है कि तुम वहाँ पे जाओगे और अपने इस गिफ्ट को यूज़ करना सीखोगे, तुम दूसरे म्यूटेंट के साथ रहोगे ताकि समझ सकोगे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तुम बहुत टाइम से अकेले रह रहे हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, और जब तुम वहाँ से बड़े होकर आओगे तो तब हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। और नेमोर उसको उठा के दूर फेंकता है, लेकिन वो बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेमोर बोलता है कि बस तुम जो चाहते हो अब वो मकसद नहीं रखता है, जो मैंने कहा है तुम वही सुनोगे और तुम्हें मेरी हर बात सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूँ और मैं तुम्हारे लिए जो ड्यूटी चूज़ करता हूँ वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहती है और मैं अपने लोगों के लिए हमेशा बेस्ट ही चूज़ करता हूँ, वरना कुछ और नहीं। और यही मेरा आखिरी फैसला है। इस कोर्ट को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। तो बेसिकली इस स्टोरी को दिखाने का मकसद ये था कि नेमोर किस तरह समंदर के अंदर राज करता है। ये चीज़ हमें इससे पहले कॉमिक्स के अंदर कभी खास तौर पे नहीं दिखाई गई। यहाँ से हमने ये भी देखा कि अटलांटिस के अंदर एक म्यूटेंट बच्चा भी पैदा हुआ है जो कि अब सीधा सैन फ्रांसिस्को जाएगा म्यूटेंट स्कूल के अंदर। अब यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं लोकी की स्टोरी की तरफ, क्योंकि आपको पता कि कबाल की एक आखिरी मेंबर रह गई है जो कि लोकी है। और आप सबको तो अब तक पता चल ही गया होगा कि लोकी इस वक्त जो है कॉमिक्स के अंदर लड़का नहीं बल्कि एक लड़की के रूप में घूम रही है। और वो यहाँ पे कुछ हफ्तों पहले की हमें कहानी सुना रहे हैं लेटवेरिया के अंदर। और यहाँ पे लोकी एक खाने का पीस उठाती है एक चिकन का और बोलती है कि मेरे खाने के अंदर किसी ने पॉइजन डाला है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लेटवेरिया के अंदर वो डॉक्टर डूम से मिलने आई हुई होती है। अगर तुम वाकई में एक एसगार्डियन गॉड हो तो ये जहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। तो लोकी बोलती है इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे यहाँ आने को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो विक्टर। तो बेसिकली विक्टर जो है इसके खाने में यहाँ पे जानबूझ के जहर डाला ताकि वो चेक कर सके कि ये वाकई में लोकी है, क्योंकि एसगार्डियन के ऊपर जहर का कोई असर नहीं होता है। और वो बोलता है कि आजकल जो जिस हुलिये में तुम घूम रही हो वो मुझे बहुत ज़्यादा शक में डाल देता है, कहीं तुम पहले कभी कुछ हुआ करती थी और अब कुछ बन के घूम रही हो, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम इस रूप के अलावा किसी और रूप में आ नहीं रही हो। इसकी कोई खास वजह है? तो बोलती है कि हाँ, इसकी खास वजह यह है कि जब मैं तुमसे मिलने आऊँ तो मैं अपने असली रूप में आऊँ, कोई ट्रिकरी या कोई प्रिटेंस ना करूँ, क्योंकि जो असली पार्टनर्स होते हैं उनके बीच कुछ भी नहीं छुपा होता है। तो डूम बोलता है कि डूम किसी इंसान के साथ पार्टनरशिप नहीं करता है, और जब नॉर्मन ऑसबर्न की कबाल को एक पार्टनरशिप समझ रही हो तो वो वैसा नहीं है, वो सिर्फ एक एसोसिएशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लोकी बोलती है कि हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और मैं तुमसे साफ साफ कहूँ तो मैं उस आदमी की बात कभी कर ही नहीं रही हूँ और ना ही मैं कबाल की बात कर रही हूँ। विक्टर, मैं यहाँ पे एक नई पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे मेरे बीच हो सकती है। वहीं पर डूम अपना हाथ उठाकर बोलता है कि ज़रा और से सुनो इस आवाज़ को। अब ये रूम को जो है टोटली सील कर दिया गया है। ये रूम जो है 9 इंच हार्ड एंड स्टील से बना हुआ है जिसके आर पार कोई चीज़ नहीं जा सकती है। तो लोकी वहाँ पे खाना अपना खा रही होती है और बोलती है कि हाँ, मैं समझ रही हूँ कि हम बहुत ज़्यादा सिक्योर हो चुके हैं और वाकई में तुम्हारा खाना काफ़ी ज़्यादा लजीज है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि पीछे जो डूम की पेंटिंग्स होती हैं उसके अंदर से आग निकलना शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि वो पूरा कमरा जो है आग में जलना शुरू हो जाता है। लेकिन लोकी यहाँ पे आराम से बैठ के जो अपना खाना खा रही होती है और बोलती है कि तुम्हारे स्पाइसेस वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। ऐसे स्पाइसेस तो नीला वलेर के बोने बनाते हैं अपने खानों के अंदर और मुझे खा के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो उसके वेटर्स होते हैं डूम के, वो लोकी के पास आते हैं और बोलते हैं कि लॉर्डशिप, हमें माफ़ कर दीजिए अगर हमसे कोई गलती हुई है। अगर आपके पास कोई तरीका है इस जगह से निकलने का तो प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर निकालिए, हमें बचा लीजिए, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवियाँ हैं। लेकिन लोकी यहाँ पे आराम से बैठी हुई होती है, बिल्कुल चिल,
और वो अपना खाना एंजॉय कर रही होती है, और दूसरी तरफ वो जो वेटर्स वगैरह होते हैं वो आग में जल के मर रहे होते हैं। और लोकी बोलती है कि मुझसे माइंड नहीं करना, लेकिन मैं कभी कभार अपने आप से ऐसे अकेले बात करती ही हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो डूम होता है वो दरअसल डूम नहीं होता है। डूम एक अलग कमरे में बैठा होता है, उसने लोकी को चेक किया होता है कि वो वाकई में लोकी है या कोई और है। और वो बोलती है कि मेरे हिसाब से तुम मुझे देख रहे होगे डूम, तो क्या आप तुम कन्विंस हो चुके हो कि ये सच में मैं हूँ? तो बोलता है कि हाँ, अब मैं वाकई में कन्विंस हो चुका हूँ, क्योंकि एसगार्डियन ही हो सकता है जो इतना खतरनाक पॉइजन बर्दाश्त कर सके और इतना पेन बर्दाश्त कर सके, वरना दूसरा ह्यूमन वो उसका यही हाल होता है जो इन वेटर्स का हुआ है। अब मुझे तुम्हारा आखिरी टेस्ट लेना है लोकी, अगर तुम वाकई में लोकी हो तो इस दरवाजे के आर पार भी खुद आ सकती हो। और अगले हम पल देखते हैं कि लोकी जो स्टील के दरवाजे को अपने हाथ से मक्खन की तरह तोड़ के वहां से बाहर आती है। और डूम बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है लेटवेरिया के अंदर। और वहीं पे डूम बोलता है कि ठीक है, मैंने जो चेक करना था वो सब तो मैंने कर लिया, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? क्योंकि तुमने वाकई में मुझसे कहा था कि तुम्हें एक ज़रूरी मैटर के ऊपर मुझसे बात करनी है, और मेरा टाइम वो बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं उसको बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ एक काम से आई थी, मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूँ जो कि हम दोनों को फ़ायदा पहुँचा सकता है। काफ़ी वक्त से मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब वो मौका आएगा जब मैं एसगार्ड के ऊपर रूल कर सकूँ, और उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से मेहनत भी कर रही हूँ और मैंने काफ़ी चालें भी चल ली हैं। डूम बोलता है कि तुम्हारे जो कोई भी प्लान्स है मैं उसके अंदर तुम्हारी बातचीत क्यों सुनूं? अगर वो मेरे मकसद में कोई टांग अड़ा दें तो वो मेरे लिए फिर सोचने वाली बात होगी। तो वहीं पे लोकी बोलती है कि मैं समझती हूँ डूम कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्राउडफुल इंसान समझते हो, लेकिन आजकल के हालात जैसे चल रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास एक पावरफुल अलायंस होनी चाहिए जो कि मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रहे? डूम बोलता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए सर्टेन सर्कमस्टेंसेस भी होने चाहिए। तो बोलती है कि तुम जैसे चाहो सर्कमस्टेंसेस वैसे बना सकते हो, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी इसमें असिस्ट करो। तो वो बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें एक बात साफ तरीके से कह देता हूँ गॉड, कि डूम कभी किसी के असिस्ट नहीं करता है, बल्कि लोग आके डूम के असिस्ट करते हैं। अगर तुम इतनी दूर ट्रैवल करके लेटवेरिया सिर्फ मुझसे ये कहने के लिए आई थी तो मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारी जर्नी बिल्कुल वेस्टेड गई, और मेरा एक डूम बॉड वो मैंने ज़ाया कर दिया। तो लोकी बोलती है कि मेरी बात ज़रा और सुनो, एसगार्डियन जो है वो उस वक्त ओक्लाहोमा के अंदर रह रहे हैं जहाँ के लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और एसगार्डियन खुद भी वहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं, मतलब वो वहाँ पे बेजार हो चुके हैं, हर वक्त उनके सामने सिर्फ रेगिस्तान है और कुछ भी नहीं। एसगार्ड के अंदर उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो यहाँ पे बोर हो रहे हैं, वो तो अपना घर छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर तुम्हारा और मेरा एग्रीमेंट हो जाता तो शायद मैं उनको वहाँ से निकाल के लेटवेरिया ला सकूँ इमिग्रेंट्स बना के। तो डूम पलटता और बोलता है कि इस बात में सिर्फ मेरा एग्रीमेंट काफ़ी नहीं है, इससे और भी कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। तो लोकी बोलती कहीं तो मोडिन की बात तो नहीं कर रहे, वो एक आंख वाला काड़ा इंसान जो कल का गॉड हुआ करता था। अब बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब जो है एसगार्ड के ऊपर बाल्डर रूल कर रहा है। मैं मानती हूँ कि वो काफ़ी बहादुर और अच्छा इंसान है, लेकिन बाल्डर कमज़ोर है। सैडली वो अपने आप को जितना इंटेलिजेंट समझता है वो इतना नहीं है, उसको मैनिपुलेट करना मेरे लिए दाएं हाथ का काम है। और आप सब समझ रहे होंगे इस वक्त कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये हम थॉर के पिछले इश्यूज में देख चुके हैं कि किस तरह से बाल्डर जो है अब वो एसगार्ड के ऊपर रूल कर रहा है और लोकी मुसलसल उसके कान भरती रहती है। तो डूम पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम सारे एसगार्डियन को यहाँ पे माइग्रेट करके क्यों लाना चाहती हो? तो लोकी बोलती है कि हाँ, मैं अब उसी तरफ आ रही हूँ। मैं ये समझती हूँ एसगार्डियंस को खत्म कर देना या उनको डिवाइड कर देना वो मेरी फाइनल पोजीशन के मुझे और करीब ला सकता है, ताकि मैं एक एब्सोल्यूट रूलर बन सकूँ। तो डूम बोलता है कि वो सब बातें तुम्हारी एक तरफ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने थॉर के बारे में क्या सोचा है? तुमने उसका अभी तक मेरे सामने कोई जिक्र नहीं करा। कहीं तुम ये तो नहीं कह रही हो कि मैं अपने पुराने दुश्मन के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दूँ ताकि वो भी यहाँ पे आके रहना शुरू कर दे? तो लोकी बोलती है कि ओ थॉर, उसकी परवाह तुम क्यों कर रहे हो? उसके लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्लान्स मौजूद हैं, वो इस सब के होने से पहले ही इस इक्वेशन से मिटा दिया जाएगा, वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोकी एक ज़बरदस्त किस्म की चाल चल रही है जिसके जरिए वो एसगार्डियंस को डूम के साथ मिलाना चाहती है, लेटवेरिया में लेना चाहती है और थॉर का काम तमाम करने का वो सोच चुकी है। वहीं पे डूम सोचते हुए बोलता है कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारी इस प्लानिंग के जरिए कि इसके जरिए तुम्हें बहुत कुछ हासिल हो सकता है लोकी, लेकिन ये बताओ कि इसमें डूम का क्या फ़ायदा? तो लोकी बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम एक सुप्रीम रूलर हो जो कि अपने स्टेट के ऊपर फियरलेसली जो है रूल करता है, तुमसे लोग डरते हैं, तुम माइटी वॉन डूम हो, लेकिन एक चीज़ अभी भी ऐसी है जो तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हें उसकी ख्वाहिश है कि तुम्हें वो क्यों ना मिल जाए। तो क्या कहते हो, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें वो चीज़ दिलवा सकती हूँ। तो डूम यहाँ पे काफ़ी सोचता है और फिर बोलता है लेटवेरिया जो है एसगार्ड से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तुम्हारे लोगों को यहाँ पे घर जैसा ही लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ये इशू खत्म होता है और हमने इसके एंड में ये देखा बेसिकली कि विक्टर वॉन डूम इस बात के लिए राजी हो गया लोकी के साथ कि वो यहाँ पे एसगार्डियन को ले आए, क्योंकि लोकी ने उसको कुछ ऐसी चीज़ दिलवाने का वादा करा है जो डूम के पास नहीं है। लेकिन वो क्या चीज़ है ऐसी जो कि डूम के पास नहीं है और डूम उसको हासिल करने के लिए ये सब करने के लिए राजी हो गया है, वो हमें थॉर की नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर दिखाएंगे। और इसी तरह इसके बाद जो हमारा इशू होने वाला है वो थॉर के ही इशू होने वाले हैं, जिसमें हम थॉर की डार्क रेन की स्टोरी को उठाएंगे। और वो स्टोरी लिटरली बहुत ज़्यादा कूल, मज़ेदार और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वन शॉट स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर मुझे सबसे मज़ेदार बात ये लगी कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाया और कबाल के हर मेंबर को हमने देखा कि वो क्या सोचता है अपने लिए और अपने अंदर उसका कैसा कैरेक्टर है।
यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त पार्ट मुझे लगा जो विक्टर वॉन डूम की हमने स्टोरी देखी, और दूसरी तरफ नेमोर की कहानी के किस तरह से वो समंदर के अंदर रूल करता है। और वन ऑफ द बेस्ट जो था वो ये था कि हमने यहाँ पे द हुड के कैरेक्टर को एक अलग नज़रिए से देखा, उसके बारे में और जाना कि वो कितना ज़्यादा ईविल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कबाल की टीम के मेंबर्स कोई हल्के फुल्की ईविल के लोग नहीं है, बल्कि खतरनाक किस्म के लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल लोग हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब लोकी और डूम जो हैं आपस में एक अलग ही डील करने में लगे हुए हैं, जहाँ पे एसगार्डियन और लेटवेरिया के लोग एक साथ रहेंगे। और आप सब यही सवाल करेंगे कि अब थॉर का क्या होगा। तो थॉर का क्या होगा वो हम देखेंगे अपनी अगली नेक्स्ट सीरीज के अंदर। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को कमेंट से भर दीजिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि मैं आप सबके लिटरली कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बताते हैं कि आपको एपिसोड कैसा लगा, इसके अंदर क्या कमी थी और मुझसे क्या कमी रह गई, और ताकि मैं आपको अगली बार और ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बना के दे सकूँ। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका क्वारंटाइन का ये दिन आज अच्छे से गुजर जाएगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी है। तो इस सब के बदले में मेरी सिर्फ एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही है यार। इस वीडियो में बाकी में बहुत मेहनत लगी है तुम लोगों को समझाने में, लेकिन वर्थ इट। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं थॉर की सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।